सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्यारे बच्चों, मैं विपिन संगम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा संगम 24 में। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की बात जब हम करते हैं, हम समय वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे दोस्तों। हम शुरू करते हैं बस क्लास को। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के नामकरण की बात कर लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कैसे किया गया, इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, या कुछ और अन्य नाम क्या है। पहला नाम दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं कि इसका आपने कहीं कहीं नाम सुना होगा, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता सुना है। और बच्चों, दूसरा नाम आपने सुना है सिंधु सभ्यता, केवल सिंधु सभ्यता। और दोस्तों, कई जगह पर आपने नाम सुना होगा जो आज आपकी स्क्रीन पर मैंने लिखा है, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। तो दोस्तों, इनके पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूं क्या है, इनको क्यों कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता, दोनों का एक अर्थ है, आपको पता है। कैलाश मानसरोवर से जो हमारा जम्मू कश्मीर है, यहाँ से एक नदी निकलती है, उस नदी पाकिस्तान में को होकर बहती है। उस नदी का नाम क्या है दोस्तों? सिंधु नदी है। इस सिंधु नदी के किनारे पर एक सभ्यता बसी थी, उसी को हमने सिंधु नदी घाटी के पास बसी थी, उसी को हमने क्या कहा था दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता कहा था या सिंधु सभ्यता कहा था। और ये दो नाम का अर्थ है कि सिंधु नदी के आसपास बसने वाली सभ्यता को हमने सिंधु सभ्यता कहा था दोस्तों। और साथ ही साथ जब इस सभ्यता की खोज हुई, तो इस सभ्यता की खोज में सबसे पहले जो नगर खोजा गया, उसकी हड़प्पा नाम से पहचान हुई। और हड़प्पा नाम से पहचान होने के कारण ही इसको हमने क्या कह दिया? हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों, बहुत अच्छी सी एक आपके लिए जानकारी हो सकती है कि यहाँ पर ये जो सिंधु नदी है, यहाँ पर सिंधु नदी के आसपास बसने वाली सभ्यता को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर दोस्तों सिंधु सभ्यता कहते हैं। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि खोज किसने की। खोज दोस्तों 1921 में की। और पुरातत्व विभाग के उस समय ये यहाँ पर निर्देशक है, कौन है? राय बहादुर, राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने दोस्तों क्या किया था? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता की जो हड़प्पा जो स्थल है, हड़प्पा स्थल की जिसने खोज की थी, वो कौन है दोस्तों? यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाले यहाँ पर 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी है। इसके बाद दोस्तों एक और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक मोहनजोदड़ो जगह मिलती है। इस मोहनजोदड़ो की खोज करने वाले, मोहनजोदारो भी मिलता है कई जगह पर, मोहनजोदड़ो भी मिलता है दोस्तों। मोहनजोदड़ो की खोजकर्ता कौन है दोस्तों? खोजकर्ता। और खोज कब की गई? 1922 में की गई थी दोस्तों। और किसने की थी? ये राखाल दास बनर्जी ने की थी बच्चे। राखाल दास बनर्जी ने की थी। राखाल दास बनर्जी ने। ये कहीं कहीं पर आपको क्या मिलता है? आर डी बनर्जी। आर डी बनर्जी। दोस्तों यहाँ पर अब आपको मैं बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूं, हम आज के अध्याय में किस किस सिंधु घाटी सभ्यता के किस किस बिंदु पर विचार करने वाले हैं। सबसे पहला आज हम कुछ बिंदु पर ही विचार करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सिंधु सभ्यता की विशेषताओं की। सिंधु सभ्यता में क्या विशेषता थी? मुख्य रूप से बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर नगर निर्माण योजना कैसी थी, भौगोलिक, इसका जो भौगोलिक विस्तार है दोस्तों वो कैसा था, उसके बाद आर्थिक विशेषताएं। बस इन चार बिंदुओं पर हम आज की क्लास में अध्ययन करेंगे और बहुत जल्दी जल्दी बहुत अच्छे से। सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पर विशेषताएं की बात कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं क्या थी, इसको आप हेडिंग बनाइए और जल्दी जल्दी लिखिए दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। जब हम हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं की बात करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर बिंदु निकल करके आता है कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी है दोस्तों? कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता है दोस्तों। कैसी है? कांस्य युगीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता का अर्थ क्या है कि यहाँ पर सर्वाधिक
जो ये कांसा है दोस्तों, कांसे का प्रयोग होता था। और कांसा किसका बना होता था? ये बना होता था दोस्तों कॉपर, तांबा, तांबा और टीन का। तो यानी काम तांबा और टीन का प्रयोग कैसा है दोस्तों? यहाँ पर सर्वाधिक है। किस में दोस्तों सर्वाधिक है? ये यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में इसका प्रयोग सर्वाधिक है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आपसे यहाँ पर प्रश्न इस प्रकार का पूछा जा सकता है कि निम्न में से बताइए कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी थी, तो कांस्य युगीन सभ्यता ऑप्शन में हो सकता है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, तो दोस्तों या महाजनपद काल। तो कौन उत्तर होगा दोस्तों इसका? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कैसी है? कांस्य युगीन सभ्यता है दोस्तों। दूसरा मुख्य बिंदु जो कि बहुत ही अच्छा है, वो क्या हो सकता है कि जो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता है ये एक नगरीय सभ्यता है दोस्तों। कैसी है? ये एक नगरीय सभ्यता है। यहाँ पर आपको नगरीय सभ्यता भी मिल सकता है दोस्तों, और कई जगह पर नगरी, यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों? नगरीकृत सभ्यता, नगरीकृत सभ्यता। और दोस्तों आपको जान करके बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी कि जिस समय इस सभ्यता की हम बात कर रहे हैं, उस समय जो हमें खोजों के अनुसार साक्ष्य मिले हैं, वहां पर नालियां एक व्यवस्थित रूप से थी। वहां पर एक दोस्तों फिलहाल हम वे विशेषता की बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो द्वार बने होते थे घरों के, वो आमने सामने खोले जाते थे। और दोस्तों वहां पर जो सड़कें थी वो चौराहे समकोण पर काटा करती थी। बहुत अच्छे से एक व्यवस्थित रूप से, जो आजकल हमारे गांव में कुछ कुछ जगह देखने को नहीं मिलती, वो उस समय सभ्यता थी। तो दोस्तों इतिहास हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे पूर्वज जो व्यक्ति है वो कितने विकसित थे और आज हम कितने विकसित हैं, हमें कुछ सीख लेना चाहिए। इतिहास हम इसी कारण पढ़ते हैं। कैसी है दोस्तों? ये एक नगरीय या नगरीकृत सभ्यता है। और आपको जान करके ये अति हर्ष होगा, बहुत ज्यादा खुशी होगी दोस्तों कि ये भारत की प्रथम नगरीकृत सभ्यता है दोस्तों। कैसी है? भारत की प्रथम नगरीकृत सभ्यता है। अर्थात किंतु सर्वाधिक, इसमें एक पॉइंट और भी निकल करके आता है, किंतु अगर हम तीसरी बात करें, किंतु यहाँ पर गांव की जो संख्या है दोस्तों वो सर्वाधिक थी। गांव की संख्या कैसी थी? सर्वाधिक थी इसमें, हड़प्पा सभ्यता में। यह भी आपको बात याद रखनी है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर बढ़ते हैं बहुत ही अच्छे से अगले पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट हमने क्या कहा कि यहाँ पर सभ्य विशेषताओं की बात करते हैं। विशेषता में आपको सिर्फ दो ही पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखने हैं। पहला कि ये कांस्य युगीन सभ्यता है, दूसरी ये नगरीकृत सभ्यता है। दोस्तों आपको एक बहुत अच्छी सी जानकारी मैं दे देता हूं, यहाँ पर बीच में बस जानकारी के लिए है दोस्तों, एक वैदिक सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता है। और वैदिक सभ्यता कैसे बनेगी दोस्तों? यहाँ पर मैक्स मुलर विद्वान है। मैक्स मुलर कहते हैं कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से भारत में आए थे। आर्य कहाँ से आए दोस्तों? मध्य एशिया से भारत में आए थे। और उनकी सभ्यता को यहाँ पर क्या कहा जाता है दोस्तों? ग्रामीणीय सभ्यता कहा जाता है, या ग्रामीण सभ्यता कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर दो बिंदु याद रखने हैं बहुत ही अच्छे से। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, क्या पूछा जाए? अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है वो कैसी सभ्यता है? वो एक नगरीकृत सभ्यता है। और वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। ये आपको पॉइंट याद रखना है दोस्तों। अब यहाँ पर दूसरा बिंदु, इसको हेडिंग डाल दीजिए, नगर नियोजन। नगर नियोजन कैसा है इसको हम जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन कैसा था, नगर निर्माण की योजना कैसी है? नगर निर्माण योजना, हड़प्पा सभ्यता में नगर निर्माण योजना। दोस्तों इसको भी आप हेडिंग बना दीजिए, हड़प्पा सभ्यता में निर्माण कैसी है। पहला बिंदु, हड़प्पा सभ्यता में नगर निर्माण योजना कैसी है कि ये दो भागों में विभाजित है। दो भागों में, यहाँ पर अधिकतम सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो दो भागों में विभाजित है। एक यहाँ पर पूर्वी भाग है, दो भागों में विभाजित है दोस्तों, दो भागों में। इसको आप लिख दीजिए बहुत अच्छे से, दो भागों में विभाजित है। एक क्या है दोस्तों? यहाँ पर पूर्वी नगर, और दूसरा पश्चिमी नगर। दोस्तों क्या है दूसरा? पश्चिमी नगर। एक पूर्वी नगर है, दूसरा पश्चिमी नगर है।
पूर्वी जो नगर है दोस्तों, इसको एक अन्य नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको गढ़ी भी कहा जाता है या दुर्ग भी कहा जाता है। गढ़ी किसे कहते हैं? किले को। और दुर्ग भी किसको कहा जाता है? किले को कहा जाता है दोस्तों। और यहाँ पर इसको एक बात आपको और समझना है, ये गढ़ी अर्थात ऊंचे वाला क्षेत्र हुआ करता था, और ये वाला निचला नगर इसको हम बोलते थे दोस्तों। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? नीचे वाला नगर। इसको हम बोल देंगे नीचे वाला नगर या निचला नगर, ये आप इसको बोल सकते हैं दोस्तों। जब हम पश्चिमी नगर की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन कौन वर्ग के लोग निवास करते थे? तो यहाँ पर कौन वर्ग के लोग निवास करते हैं दोस्तों? शासकीय वर्ग के लोग निवास करते हैं। यहाँ पर उच्च वर्ग के लोग निवास करते हैं। किस वर्ग के दोस्तों? उच्च वर्ग के लोग निवास करते हैं। किस पे? पश्चिमी दुर्ग, पश्चिमी नगर में या पश्चिमी दुर्ग पर या पश्चिमी गढ़ में दोस्तों। कौन करते हैं यहाँ पर? शासकीय वर्ग के लोग। इधर दोस्तों, इधर सामान्य वर्ग के लोग निवास करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? सामान्य वर्ग के लोग निवास करते हैं। सामान्य वर्ग के लोग निवास करते हैं। इधर सामान्य वर्ग के लोग निवास करते हैं दोस्तों, ये इसकी विशेषता है। दूसरा, आपको एक बात मैं और बहुत ही अच्छे से बात कर देता हूं दोस्तों, आपको समझना चाहिए। याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको बता रहा हूं। जब हम किसी भी जगह के नगर निर्माण की बात करते हैं, जब हम किसी भी जगह के नगर निर्माण की बात करते हैं और जब शब्द जुड़ जाए योजना, तो योजना का अर्थ होता है सोच समझ करके उसको तैयार करना। तो यहाँ पर सबसे पहले नगर के विभाजन की बात देखी हमने। यहाँ पर नगर के विभाजन की बात देखी दोस्तों। एक चीज और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, मुझे याद आया है कि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा एक ऐसा जगह है। धोलावीरा कौन दोस्तों? धोलावीरा। धोलावीरा एक ऐसा जगह है, स्थान मिला है जहां पर यह नगर 3 भागों में विभाजित था। 3 भागों में विभाजित था। 3 भागों में विभाजित था। कौन सा दोस्तों? जैसे यहाँ पर पूर्वी नगर, पश्चिमी नगर और तीसरा दक्षिणी नगर। या हम कहीं कहीं पर आपको किताबों में लिखा मिलेगा पूर्वी नगर, पश्चिमी नगर और तीसरा मध्य नगर। ये मध्य में मध्य भाग था इसका, यानी यहाँ पर एक पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग और मध्य भाग, अर्थात ये दक्षिणी भाग नीचे हुआ करता था। यहाँ पर दक्षिणी भाग वाला, इसको हम कहते हैं धोलावीरा। नोट करके लिख लीजिए आप कि धोलावीरा एक ऐसा स्थल खोजा गया है सिंधु घाटी सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता में जो 3 भागों में विभाजित था। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं? विभाजन की। विभाजन में हमें धोलावीरा एक ऐसा स्थल मिला है जहां पर 3 भागों में विभाजित था, पूर्वी नगर, पश्चिमी नगर और दक्षिणी नगर। उसी प्रकार से जब हम नगर निर्माण की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि वहां पर सड़कें कैसी बनी है। सड़कें कैसी बनी है। फिर जब हम तीसरी बात देखते हैं दोस्तों, तो हम देखते हैं कि जल संरक्षण कैसा है। जल संरक्षण कैसा है, क्योंकि एक चीज मैं आपको और भी बहुत अच्छी सी बता देता हूं। यहाँ पर जो सबसे अच्छी बताने वाला था मैं बातें आपको, यहाँ पर देखिए ये वाला बात दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता की जब बात करते हैं, आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये सिंधु नदी के पास ही सभ्यता क्यों बनी थी? ये सिंधु नदी के पास ही सभ्यता क्यों बनी थी? दोस्तों आपको पता है, पहले उस समय में हमारे पास में कोई नल आदि, टंकी आदि पानी की जिससे पानी पिया जाए, अपना नहाने धोने का कार्य किया जाए, स्नान आदि किया जाए, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। और पानी आपको पता है जीवन का अभिन्न अंग है। पानी की हमें जरूरत जरूर पड़ती है दोस्तों। तो पानी के कारण ही सभ्यताएं पहले पहले व्यक्ति नदियों के पास ही बस जाया करते थे, और जहां में बसते थे दोस्तों, उसी को ही हम सभ्यता कह देते हैं। वहां पर उनका एक समाज बन जाया करता था दोस्तों। यहाँ पर एक देख लेते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट हमने देखा कि विभाजन यहाँ पर कैसा है, सड़कें कैसी है, जन संरक्षण कैसा है। और चौथा जो पॉइंट है दोस्तों, इसको भी लिख लीजिए कि भवन निर्माण में या जो मकान निर्माण है, ईंटें कैसी प्रयोग होती है, ईंटों का प्रयोग कैसा है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें पता चल गया कि नगर यहाँ पर 2 भागों में है। धोलावीरा एक ऐसा मिला है जिसमें 3 भाग है। सड़कें दोस्तों, यहाँ पर एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझना है कि जब हम बात सड़कों की करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर अधिकतर सड़कें कच्ची हुआ करती थी। सड़कें कैसी थी दोस्तों? अधिकतर सड़कें कच्ची हुआ करती थी दोस्तों। एक बार सभी के सभी इस पर कमेंट भी कर दीजिए
और इस पर दोस्तों लाइक भी कर दीजिए। और दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट आपको निकालना कि सड़कें कैसी होती थी। सड़कें कच्ची होती थी, लेकिन यहाँ पर ये सड़कें जो हुआ करती थी समकोण पर काटती थी दोस्तों, समकोण पर काटती थी, समकोण पर काटती थी। और मोहनजोदड़ो एक ऐसा स्थल मिला है दोस्तों, मोहनजोदड़ो या मोहनजोदारो भी कहते हैं दोस्तों इसको। मोहनजोदारो एक ऐसा स्थल खोजा गया है जहां से पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पर ईंटें, यहाँ पर जो सड़कें थी वो कैसी थी, यहाँ पर सड़कें पक्की ईंटों की बनी हुई थी। दोस्तों आपको बहुत अच्छे से नोट करना है, अधिकतर कच्ची सड़कें बनी होती थी, कच्ची ईंटों से बनी होती थी। और मोहनजोदड़ो से कैसा स्थल मिला है जहां पर पक्की ईंटों से यहाँ पर बनी होती थी सड़कें। दोस्तों जल संरक्षण की बात करते हैं, जल संरक्षण की यहाँ पर प्रबल व्यवस्था थी दोस्तों। स्नान आदि के लिए अन्नागार, स्नानागार भी मिले हैं दोस्तों। आपको पता है यहाँ पर मोहनजोदड़ो से ही स्नानागार का बहुत बड़ा साक्ष्य मिला है। दोस्तों एक बात और समझना है यहाँ पर आपको कि जब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो अधिकतर हमें साक्ष्य मिले हैं, ईंटें कैसी प्रयोग करती थी भवन निर्माण में, तो ईंटें यहाँ पर पक्की ही प्रयोग होती थी दोस्तों, कहाँ पर, भवन निर्माण में। लेकिन एक बात आपको समझना है दोस्तों, यहाँ पर एक जगह मिली है कालीबंगा, कालीबंगा से कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, किसमें, भवन निर्माण में। दोस्तों इसमें और इसमें आपको बहुत अच्छे से अंतर समझना है। यहाँ पर हमने सड़कों की बात की है, यहाँ पर हमने भवन निर्माण की बात की है। सड़कें कच्ची बनी होती थी, लेकिन मोहनजोदड़ो से पक्की ईंटों के भी साक्ष्य मिले हैं सड़कों के निर्माण में। जब बात भवन निर्माण की करते तो भवन निर्माण में ईंटें पक्की प्रयोग किया करती थी और पक्की ईंटें प्रयोग किया हुआ करती थी दोस्तों। लेकिन कालीबंगा एक ऐसा स्थल मिला है जहां पर कच्ची ईंटें प्रयोग हुआ करती थी, कच्ची ईंटों के भी साक्ष्य हमें मिले हैं। दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए कि कालीबंगा कहाँ पर स्थित है वर्तमान में, जो कालीबंगा शहर खोजा गया है, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, ये जल्दी जल्दी आप टाइप कर दीजिए। कालीबंगा राजस्थान में है और काली चूड़िया इसका अर्थ होता है। मोहनजोदड़ो का भी अर्थ बताइए दोस्तों क्या होता है, मोहनजोदड़ो या मोहनजोदारो का अर्थ क्या होता है। मोहनजोदारो का अर्थ होता है मृत लोगों का टीला, या इसको बोलते हैं मृतकों का टीला। दोस्तों इसके बारे में आपको पता है, ये सिंधी भाषा में कहा जाता है। यहाँ पर अब दोस्तों हम क्या देखते हैं, अगला यहाँ पर हमने जो पहले पॉइंट डाले थे वही हम देखते हैं। यहाँ पर नगर निर्माण में इतना ही आपको बिंदु याद रखने हैं दोस्तों। अब देख लेते हैं भौगोलिक विस्तार। और जब हम भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर भौगोलिक विस्तार में कि सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार कहाँ कहाँ तक है, सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार कहाँ कहाँ तक है, कहाँ तक इसको खोजा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के जब भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं तो आपको पता है दोस्तों, ये पूर्व पड़ता है, ये क्या है, पश्चिम है, ये पश्चिम है। और ये क्या है दोस्तों, उत्तर है। और ये दक्षिण है, ये दक्षिण है। दोस्तों जब बात हम करते हैं इसकी, तो यहाँ पर पूर्वी में यहाँ पर एक उत्तर प्रदेश यूपी में एक जगह पड़ती है, नाम है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर से क्या मिला है दोस्तों, यहाँ पर पूर्वी जो क्षेत्र है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो आलमगीरपुर से हमें साक्ष्य मिले हैं। उत्तर में दोस्तों मांडा पड़ता है, मांडा पड़ता है। और कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है दोस्तों। यहाँ पर ये भारत के मैं बता रहा हूं दोस्तों, भारत में। और पश्चिम में यहाँ पर एक जगह पड़ती है दोस्तों, सूत का गैंडोर। क्या पड़ता है दोस्तों, सूत का गैंडोर। और ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है, पाकिस्तान के कहाँ पड़ता है दोस्तों, बलूचिस्तान प्रांत में। हम ये कह सकते हैं दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है वो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु, पूर्वी बिंदु और दक्षिण की बात हम कर लेते हैं दोस्तों, ये दायमाबाद पड़ता है, दायमाबाद पड़ता है। और कहाँ पड़ता है दोस्तों, महाराष्ट्र में। इसको भी आप जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको अध्ययन कराना चाह रहा हूँ, इसको आप नोट करते जाइए।
यहाँ पर जब हम बात करें उत्तरी बिंदु की, इसका उत्तरी क्षेत्र और इसका पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, ये सब भारत में पड़ता है। और जब पश्चिमी क्षेत्र की बात करते हैं तो ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का यहाँ पर कैसा है दोस्तों, ये विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो दोस्तों यहाँ पर फिर हमने देखा था, इसको हम आज यहीं पर देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट भी नोट कर लीजिए, आर्थिक विशेषताएं। सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक विशेषताएं। जब हम सिंधु घाटी, दोस्तों एक बार इसको ना सभी बच्चे लाइक भी कर दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, इसको लाइक भी कर दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए। जब बात दोस्तों आर्थिक की बात करते हैं, अब किसकी बात कर रहे हैं हम दोस्तों, आर्थिक विशेषता की, आर्थिक विशेषता की बात कर रहे हैं दोस्तों, आर्थिक विशेषता, आर्थिक विशेषताएं। दोस्तों आर्थिक विशेषताएं क्या रही होगी, पहला बिंदु नोट कर लीजिए और जल्दी जल्दी से इसको आप लिख दीजिए। आर्थिक विशेषताओं में सबसे पहले किस किस के साख से मिले हैं दोस्तों, आपको पता है यहाँ पर गेहूं के साख से भी मिले हैं दोस्तों, जौ के साख से भी मिले हैं, और यहाँ पर जौ के साख से मिले हैं दोस्तों, कपास के साख से भी मिले हैं दोस्तों। हमें यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आपको पता है यहाँ पर हमें चावल के भूसी के साग से भी मिले हैं। चावल की भूसी के साग से कहाँ से मिले हैं दोस्तों, लोथल से मिले हैं। लोथल कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है दोस्तों। और गुजरात कहाँ पड़ता है दोस्तों, भारत में पड़ता है। इस चीज का हमें बहुत अच्छे से जानकारी है, क्योंकि ये आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। जिस किसान के पास जमीन ज्यादा होती है तो वो गेहूं बेच करके, फसल बेच करके अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार लेता है दोस्तों, इसलिए इनको कहा जाता है आर्थिक विशेषताएं। जौ के अवशेष भी आपको मिले हैं बच्चे। यहाँ पर अगला एक और बिंदु हम देख लेते हैं, सबसे बड़ी चीज, इसको खेती करने के लिए दोस्तों यहाँ पर जल्दी जल्दी आप भी टाइप कर दीजिए, हल के साख से कहाँ से मिले हैं, हल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं दोस्तों, कहाँ से मिले हैं दोस्तों, बनवाली से मिले हैं। ये भी आर्थिक रूप से आपको पूछा जा सकता है कि हल के साख से कहाँ से मिले हैं। दूसरा बिंदु था बच्चे। तीसरे बिंदु की जब बात करते हैं, हमें यहाँ पर खेती, किसकी बात करें दोस्तों, खेती, खेती की जुताई के साख से दोस्तों, खेती की जुताई के साख से बता दीजिए आप कहाँ से मिले हैं, इसको जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए दोस्तों। कहाँ से मिले हैं दोस्तों, कालीबंगा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं दोस्तों, कालीबंगा से मिले हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिए। और यहाँ पर नंबर 4 पर दोस्तों अन्नागार, क्योंकि जब हम बात करेंगे खेती के साक्ष्यों की तो अन्नागार कहाँ पर है, अन्नागार के साख से, अन्नागार के साख से कहाँ से मिले हैं दोस्तों, इस आपको पता है सबसे बड़ा अन्नागार मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। दोस्तों अभी तक जो खोज है आपको पता है यहाँ पर 6 के अन्यगार आमने सामने इस प्रकार से मिले हैं दोस्तों। वो वहां पर 6 के जब अन्नागार की बात करते हैं 3-3-6 यहाँ पर, तो ये कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से 12 अन्नागार मिले हैं दोस्तों, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों आज का विषय, आज का अध्याय हमारे 4 पॉइंट पूरे हो जाते हैं जो हमने आज के अध्याय में रखे थे दोस्तों। यहाँ पर इनका ये वाले बिंदु दोस्तों ये पूरे हो जाते हैं। कल और अच्छे से इनके बारे में दूसरे पार्ट में हम मिलते हैं आपसे बहुत अच्छी जानकारी के साथ। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों को, ताकि इसका फायदा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।